हेलो एवरीवन, एसआर कुंज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म का हल जो होता है इसको हम लोग समझ रहे थे पिछले क्लास में। तो इसी क्रम में आज हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म होते हैं। इसके हल करने की दो विधियाँ होती हैं, एक बीजगणितीय विधि, दूसरा आलेखीय विधि। तो बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसकी भी तीन विधियाँ होती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और तीसरी होती है वज्रगुण विधि। तो पिछले सेशन में हम लोग ये विलोपन विधि कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि कर चुके हैं। अभी हम लोग जानने वाले हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि के अंदर कौन सी बातें आती हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को हल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ये जान पाएंगे। तो देखते हैं आगे। तो वज्र गुणन विधि को जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म जो होते हैं उसके व्यापक रूप का क्या मतलब है, कि इस व्यापक रूप में कौन कौन सी बातें जरूरी है जिसको हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे समीकरण एक और दो समीकरण यहाँ पे दिख रहे हैं। दोनों में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के व्यापक रूप कहे जाते हैं। इसमें A1, B1, C1, फिर यहाँ पे देखिए A2, B2 और C2, ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के पदों के गुणांक कहलाते हैं। यानी कि इसमें x वाला पद ये फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं, y वाला पद है और ये क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पे ये A1, B1, C1, A2 और B2, C2 ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के गुणांक है। और ये जो होते हैं रियल नंबर होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आप इसमें आपको आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लें कि अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म है और वो अपने व्यापक रूप में है, तो व्यापक रूप में व्यक्त करने के क्रम में आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका दायां जो पक्ष होता है हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे में आपसे पूछा है कि अगर ये A1 क्या है, तो आप A1 को रिलेट करिएगा कि पहले समीकरण में x का गुणांक है। फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें B1 क्या है, B1 क्या है, तो पहले समीकरण में यहाँ पे देखिए ये y का गुणांक कहलाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि B2 क्या है, तो ये दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। अगर आपसे पूछा जाए कि A2 क्या है, तो ये देखिएगा दूसरे समीकरण में x का गुणांक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे C1 पूछा जाए तो ये पहले समीकरण में क्या होगा, अचर पद कहलाएगा, पहले समीकरण में अचर पद कहलाएगा। फिर आपसे पूछी जाए कि C2 क्या है, तो ये दूसरे समीकरण में अचर पद के रूप में जाना जाता है। तो अब अगर आपको ये टर्म्स याद है तो आपको इसको समझने में आसानी होने वाली है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट में आपको एक ट्रिक याद करना होगा कि BCAB। अब BCAB क्या है, तो देखिए अभी हम समझ रहे थे कि B जो होगा वो क्या होगा, y वाले पदों के गुणांक कहलाएंगे। C क्या होगा, तो देखिए ये अचर पद होंगे, अचर पद। और फिर ये A क्या है, तो ये जो है x वाले पद के गुणांक है। तो A का मतलब A1 भी होगा और A2 भी होगा। उसी तरह फिर B की बात करी जाए तो ये y वाले पदों के गुणांक। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे BCAB से क्या मिलता है, तो देखिए अगर आप इसको दो बार लिख देंगे BCAB और फिर आप 1 कर दीजिए, इसको भी 1 कर दीजिए, 1 1 कर दीजिए, और दूसरे जो क्रम में लिखा गया है उसको 2 कर दीजिए, तो देखिए आपको मिल गया B1 C1 A1 B1। तो आपको B1 को C2 से गुणा करना है और B2 को C1 से गुणा करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यही चीज़ें की गई हैं। और फिर इसका जो गुणनफल क्रॉस गुणा करके जो घटाने से प्राप्त होगा वो x के समतुल्य होगा, वो x के लिए प्राप्त होगा। फिर उसी तरह आप देखिए C1 को A2 से गुणा करेंगे और C2 को A1 से गुणा करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये y के लिए प्राप्त होगा। और उसी तरह फिर यहाँ पे A1 को B2 से और A2 को B1 से गुणा करेंगे, यानी कि ये वाला चीज़ यहाँ पे जब करेंगे तो आपको क्या होगा, ये 1 के वैल्यू के रूप में प्राप्त होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे
बी सी ए बी जो हमने याद करा था, तो उसी क्रम में बी सी, यहाँ पे देखिए बी सी ए बी, और फिर यहाँ भी क्या है, बी सी ए बी है। तो इसको क्रम से क्या करना है आपको, 1 1 कर लेना है, फिर दूसरे क्रम में लिखेंगे उसको 2 2 कर लेना है। फिर अब जब गुणा करेंगे तो ये जो है ये एक्स के पदों में व्यक्त होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि b1 को c2 से गुणा करने पे जो प्राप्त हो इसको यहाँ लिख लेंगे, माइनस करके ये कहाँ से आया, b2 c1 कहाँ से आया, तो b2 को c1 से गुणा करने पे यहाँ पे यह प्राप्त हुआ। उसी तरह अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा जो y के लिए आपको ज्ञात करना है, तो इसमें आप देखिएगा c1 को a2 से गुणा किया गया और यहाँ पे लिखा गया, c2 को a1 से लिखा गया, गुणा किया गया और यहाँ पे लिखा गया माइनस में। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, इसमें आप देखिएगा तो ये 1 के लिए जो वैल्यू प्राप्त करना है वो क्या होगा, a1 को b2 से गुणा किया गया और फिर a2 को b1 से गुणा किया गया और इसको क्रम से यहाँ पे लिख दिया गया। तो ये जो है हमारा, ये आपको वज्र गुणन विधि से हल करने में आपको ये क्या हो गया, एक सूत्र प्राप्त हो गया। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं इसी पैटर्न पे हल करते हैं तो वज्र गुणन विधि से हल करना कहलाता है। तो आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसमें बस यही याद रखना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो अगर आप ए की बात करी जाए तो ये ए क्या है, एक्स वाले पदों के गुणांक कहलाएंगे। बी क्या है, तो बी इसमें आपको हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा ए बी सी, तो बी जो है ये क्या है, वाई वाले पदों के गुणांक हो जाएंगे। और सी क्या है, तो ये अचर पद के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, अचर पद के रूप में इसे समझा जाता है। अब हम अगर क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इसको देखते हैं आगे। देखिए वज्र गुणन विधि से हल करने के क्रम में हम लोग अगर एक क्वेश्चन को देखें, एक उदाहरण देखें जिससे हम इस विधि को और अच्छे से समझ पाएँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक क्या है, एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो क्या ये व्यापक रूप में है, नहीं। व्यापक रूप में कब कहा जाता है, जब ये दायां पक्ष क्या होगा, शून्य के रूप में हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो दायां पक्ष समीकरण, दोनों समीकरण के जो दायां पक्ष जो है इसको शून्य बनाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस 5 को दूसरे तरफ बराबर के बाएं तरफ भेजेंगे। तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसी तरह ये 8 को जब हम बाएं तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, व्यापक रूप में हो गया, या यूँ कहे कि इसका दायां पक्ष जो है क्या हो गया, शून्य के रूप में हो गया। जब ये शून्य के रूप में हो गया तो फिर आपको क्या करना है, इसमें इसके आगे आपको क्या करना है, वहीं वज्र गुणन वाली विधि से आपको जो बताया गया था उसी क्रम में आपको जाना है। यानी कि आपने क्या करना है, बी सी ए बी। पिछले स्लाइड में हम लोग ये समझे थे कि बी क्या होता है। बी का मतलब होता है वाई वाले पदों का गुणांक, सी का मतलब क्या होता है, अचर पद, और ए का मतलब क्या होता है, एक्स वाले पदों के गुणांक। तो अगर आपको ये याद है बी सी ए बी का कंसेप्ट, तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बी सी ए बी यानी कि बी यानी कि वाई वाले पदों के गुणांक ढूंढने हैं। देखिए पहले वाई का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। दूसरे y का गुणांक क्या दिख रहा है, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर आपको आना है c के लिए। c का मतलब क्या होता है, अचर पद। तो अचर पद को आप जब ढूंढने जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये -5 है और दूसरा क्या है, -8। यानी कि पहला अचर पद क्या है, -5, जिसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और दूसरा अचर पद क्या है, -8, जिसे यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बाद से बी सी ए बी के क्रम में आप बढ़ रहे हैं तो a क्या है, तो देखिए a का मतलब क्या होता है, x वाले पदों के गुणांक। तो यहाँ पे 2 कहाँ से आया, तो ये जो पहला x है उसमें इसका गुणांक क्या दिख रहा है आपको, 2 है, तो यहाँ से ही आ गया। फिर यहाँ पे 3 कहाँ से आया, तो x के हमको a वाले पद लिखने हैं। a वाले पद का मतलब क्या होता है, x वाले पदों के गुणांक। तो यहाँ पे 2 हो गया पहले x का गुणांक और 3 हो जाएगा दूसरे x का गुणांक। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 और 3 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए बी सी ए बी, तो फर्स्ट में बी है और लास्ट में भी बी है। तो यहाँ पे पहले जो 1 2 आया है वहीं लास्ट में भी होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। यानी कि हमने क्या करना है, बी सी ए बी के रूप में इसे व्यक्त कर देना है। फिर देखिए पहला जो ये समूह प्राप्त होगा, ये 4 जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा उससे हम एक वैल्यू के रूप में व्यक्त करेंगे।
फिर बाद में जो ये क्रम प्राप्त हो रहा है ये 4, इसको y के वैल्यू के रूप में और फिर इसको क्या करेंगे 1 के वैल्यू के रूप में समझेंगे। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अब इसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप एक को आप 8 -8 से गुणा करेंगे तो ऐसे प्राप्त होगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 को आप -5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दिखा पाएंगे। फिर y के लिए क्या करना है, -5 को 3 से गुणा करना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर -8 को 2 से गुणा करना है जो यहाँ आपको दिख रहा है। ये y के लिए हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 के लिए कार्य करना है। तो 1 में 2 को जब गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 3 में जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे ज्यों का त्यों आप देख पा रहे होंगे। अब जब आगे बढ़ेंगे तो यही जो क्रिया है इसको आगे हल करके बढ़ाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो 1 है और 8 -8 का गुणा होगा तो क्या आएगा, -8 आएगा। -5 है और ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 और 5 की गुणा होने पे क्या आएगा, 10 आ गया। तो ये x के पदों में ये प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे देखिए -5 और 3 का गुणा होकर कितना आएगा, -15। फिर -8 है और यहाँ पे माइनस है तो कोष्टक के बाहर जब ये आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 8 में 2 से गुणा होने पे क्या आएगा, 16 आएगा। फिर लास्ट में आप देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3 में आप यहाँ पे देखिए 3 में 1 से गुणा होने पे क्या आएगा, 3 में 1 से गुणा होने पे क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है। 3 को 1 से गुणा करने पे 3 आ गया। फिर आप अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ इसको ध्यान से देखा जाए तो इसके बाद क्या स्टेप होने वाला है। तो इसके बाद का स्टेप देखिए, ये जो है -8 + 10 ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में कितना 10 से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y आपको दिख रहा है, y के बदले फिर -15 और +16 ये हल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि -15 जो है 16 से घट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। और ऊपर तो ऑलरेडी 1 है ही। अब इसको आप देख पा रहे हैं कि ये कितना छोटा हो गया। अब इसको हल करेंगे तो आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे ये तीनों जो है तीनों पद के आपस में बराबर है तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको अगर हम लोग ये वाला पद पहला पद सभी तो आपस में बराबर है तो इसको हम बराबर कर रहे हैं इसके बराबर। देखिए क्या हो रहा है, x अपॉन में 2 यहाँ और 1/1 यहाँ पे हो गया। इसको जब आप क्रॉस गुणा करेंगे तो x का गुणा होगा 1 से तो क्या होगा, x होगा। और 2 का गुणा होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको x का वैल्यू प्राप्त हो गया। फिर आगे बढ़िए, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये y अपॉन में 1 है और यहाँ पे 1 अपॉन में 1 है तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो ऐसे आपको प्राप्त होंगे। फिर आप इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो y का गुणा हो जाएगा 1 से और फिर 1 का गुणा होगा 1 से तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। और y का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो इस प्रकार आप यहाँ पे फाइनल आंसर पे आ गए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा।